रोहन, एक युवा पैरानॉर्मल एक्टिविटीज रिसर्चर, अपनी जिंदगी का ज्यादातर हिस्सा ऐसे सवालों के जवाब खोजने में बिताता था जिनका कोई सीधा जवाब नहीं था। उसका लक्ष्य था अलौकिक घटनाओं के पीछे की सच्चाई का पता लगाना, उन्हें वैज्ञानिक उपकरणों से मापना और यह तय करना कि क्या वे असली हैं या सिर्फ इंसानी कल्पना। वह अक्सर ऐसे मामलों में अपनी जान जोखिम में डालता था जहां कोई और जाने की हिम्मत नहीं करता था, और उसकी कई सफल जांचों ने उसे इस क्षेत्र में एक सम्मानित नाम दिया था। शहर की भागदौड़ और शोरगुल से दूर वह एक ऐसे एकांत स्थान की तलाश में था जहां वह अपने अत्याधुनिक उपकरणों के साथ असामान्य गतिविधियों का पता लगा सके और अपनी अगली रिपोर्ट के लिए डेटा जुटा सके। उसे एक पुराने पुश्तैनी मकान के बारे में पता चला जो शहर के बाहरी इलाके में एक घनी झाड़ियों और पेड़ों से घिरी सुनसान जगह पर स्थित था। यह घर अपने दादा परदादाओं की निशानी सदियों पुराना था और इसकी हर ईंट में एक रहस्यमयी कहानी दबी हुई लगती थी। स्थानीय लोगों की फुसफुसाहटों में इस घर को शापित हवेली कहा जाता था और वे इसके पास से गुजरने से भी कतराते थे। रोहन के लिए यह एक चुनौती थी, एक ऐसा मौका जहां वह अपने सिद्धांतों को परख सके। उसे लगा कि यह एकांत उसकी रिसर्च के लिए सही माहौल देगा और उसे यह पता लगाने में मदद करेगा कि क्या यहाँ वाकई कोई अलौकिक शक्ति है या यह सिर्फ लोगों की कल्पना और अंधविश्वास है। हवेली में प्रवेश करते ही हवा में एक अजीब सी गंध हमेशा तैरती रहती थी, जैसे पुरानी किताबों और बंद कमरों की मिली-जुली महक, या शायद कुछ ऐसा जो दशकों से सड़ रहा हो, एक घुटन भरी नमी। रोहन ने तुरंत अपने उपकरण स्थापित किए। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड ईएमएफ डिटेक्टर जो सूक्ष्म ऊर्जा क्षेत्रों को मापता था, तापमान संवेदक जो आसपास के तापमान में अचानक बदलावों को रिकॉर्ड करता था, एक डिजिटल ऑडियो रिकॉर्डर डीएआर जिसे इलेक्ट्रॉनिक वॉइस फेनोमेना ईवीपी रिकॉर्ड करने के लिए डिजाइन किया गया था, और एक मोशन सेंसर कैमरा जो किसी भी हलचल को तुरंत पकड़ लेता था। उसने हर कमरे में सेंसर लगाए, विशेषकर उन जगहों पर जहां उसे सबसे ज्यादा ऊर्जा महसूस हो रही थी। उसने सोचा कि अगर कुछ भी असामान्य होगा तो उसके उपकरण उसे जरूर पकड़ लेंगे। रातें बेहद शांत होती, इतनी शांत कि अपनी ही धड़कन सुनाई देने लगे, और कभी-कभी पत्तों की सरसराहट भी किसी फुसफुसाहट जैसी लगती। लेकिन रोहन ने उन आवाजों को अपने डीएआर मशीन पर विश्लेषण किया, उन्हें सामान्य प्राकृतिक ध्वनियां पाया। एक दिन घर के तीसरे माले की सफाई करते हुए, जिसे बरसों से बंद रखा गया था, रोहन एक धूल भरी कोठरी में पहुंचा। मकड़जाल और पुरानी सड़ी हुई लकड़ियों की गंध से भरी उस कोठरी में एक पुराना भारी संदूक पड़ा था। संदूक को खोलने पर उसे अंदर एक बड़ा लकड़ी के जटिल नक्काशीदार फ्रेम वाला आईना मिला। फ्रेम पर अजीबोगरीब प्रतीक और नक्काशी बनी हुई थी जो किसी अज्ञात भाषा या सभ्यता से संबंधित लगती थी। आईना बहुत पुराना था, उसका शीशा काला पड़ने लगा था और किनारों पर जंग के निशान थे, लेकिन फिर भी उसमें एक अजीब सी गहन चमक थी जो रोहन को अपनी ओर खींच रही थी, मानो वह उसे अपनी कहानी सुनाना चाहता हो। उसने आईने को बड़ी मुश्किल से खींचकर अपने लिविंग रूम में ले आया और एक खाली दीवार पर टिका दिया। उसने आईने के ठीक सामने एक मोशन सेंसर कैमरा स्थापित किया और अपने ईएमएफ डिटेक्टर तथा तापमान संवेदक को उसके चारों ओर रख दिया। शुरुआती रीडिंग सामान्य थी, कोई असामान्य ऊर्जा या तापमान परिवर्तन दर्ज नहीं हुआ, लेकिन आईने में अपनी छवि देखते हुए
रोहन को लगा जैसे उसकी आंखें कुछ देर के लिए उसकी अपनी नहीं रहीं, बल्कि किसी और की थीं, जो बहुत गहराई से उसे देख रही थी, एक अजीब सी उदासी और क्रोध से भरी हुई। उसने पलकें झपकाईं और वह एहसास गायब हो गया। उसने इसे थकान और अपनी कल्पना का नतीजा माना। जैसे जैसे दिन बीतते गए, रोहन ने आईने के पास कुछ अजीब और गरीब चीजें महसूस करना शुरू कर दिया, जो उसके वैज्ञानिक स्वभाव को चुनौती दे रही थीं और उसे अपने उपकरणों पर और अधिक निर्भर करने पर मजबूर कर रही थीं। कभी-कभी उसे अपनी परछाई में कुछ अजीब सी हरकत दिखाई देती, जैसे कोई उसके पीछे से तेजी से गुजरा हो, जबकि असल में वहां कोई नहीं होता। उसका मोशन सेंसर कैमरा कई बार ऐसे घूसपैठ को पकड़ने की कोशिश करता, लेकिन फुटेज में हमेशा खाली जगह ही दिखाई देती थी। जब वह आईने के सामने खड़ा होता, तो उसे कमरे का एक हल्का सा विकृत प्रतिबिंब दिखाई देता। चीजें थोड़ी सी हिलती हुई या रंगों का हल्का सा बदल जाना, जैसे कि आईने के पार की दुनिया उसकी दुनिया से अलग तरंग दैर्ध्य पर कंपन कर रही हो। रात में जब वह अपने शोध लेख लिख रहा होता, तो उसे आईने से एक धीमी सरसराहट जैसी आवाज सुनाई देती, मानो कोई दूसरी ओर से सांस ले रहा हो या कोई बहुत धीरे से फुसफुसा रहा हो। उसने तुरंत अपना डार मशीन चालू किया और माइक्रोफोन को आईने की ओर मोड़ा। इस बार रिकॉर्डर पर केवल एक हल्की सी फुसफुसाहट नहीं, बल्कि एक अस्पष्ट लेकिन स्पष्ट रूप से मानवीय आवाज दर्ज हुई, जिसे वह ध्यान से सुनने पर एक दर्द भरी आहट जैसा महसूस कर रहा था। कमरे का तापमान भी आईने के पास अक्सर कम हो जाता, जिससे उसे एक अजीब सी ठंडक का एहसास होता, जबकि बाकी कमरा सामान्य होता। उसके तापमान संवेदक ने कई बार आईने के पास अचानक तापमान में 5-10 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की थी, जो उसे परेशान कर रही थी। यह सामान्य घटना नहीं थी और उसके वैज्ञानिक दिमाग को झकझोर रही थी। एक रात जब रोहन को नींद नहीं आ रही थी, वह आईने के सामने बैठ गया। चांद की रोशनी खिड़की से होते हुए आईने पर पड़ रही थी, जिससे उसका पुराना शीशा और भी रहस्यमय लग रहा था। उसने ध्यान से आईने में देखा। इस बार उसकी परछाई में कुछ और भी था। उसकी परछाई के पीछे कमरे का कोना, जहां एक कुर्सी रखी थी, वहां उसे एक धुंधली सी आकृति दिखाई दी। आकृति पतली थी और उसके बाल बिखरे हुए थे। रोहन को लगा कि वह कोई महिला है, लेकिन उसका चेहरा स्पष्ट नहीं था, बस एक धुंधली परछाई जो धुएं के गुबार से बनी हो। उसने तुरंत पीछे मुड़कर देखा, लेकिन कुर्सी खाली थी, जैसा कि हमेशा होती थी। जब वह फिर से आईने में देखा, तो वह आकृति गायब हो चुकी थी। उसके दिल की धड़कन बढ़ गई। उसने तुरंत अपना ईएमएफ डिटेक्टर उठाया। रीडिंग में अचानक उछाल आया, जो असामान्य था। 4.0 मिलीगाउस तक पहुंच गया, जो कि एक भूतिया उपस्थिति का एक मजबूत संकेत माना जाता है। लेकिन जैसे ही वह कमरे के उस कोने की ओर बढ़ा, रीडिंग वापस सामान्य हो गई। यह सिर्फ उसकी कल्पना नहीं हो सकती थी। उसके उपकरण कुछ न कुछ पकड़ रहे थे और यह अब एक अकाट्य प्रमाण था। अगले कुछ दिनों तक यह सिलसिला लगातार बढ़ता गया। रोहन को आईने में वही आकृति बार बार दिखाई देती, कभी कोने में, कभी दरवाजे के पास, कभी बिस्तर के किनारे। हर बार जब वह मुड़कर देखता, तो वह गायब हो जाती। लेकिन उसका ईएमएफ डिटेक्टर और डीएआर मशीन लगातार सक्रिय रहते। डीएआर मशीन पर उसने अब केवल फुसफुसाहटें नहीं, बल्कि स्पष्ट शब्द रिकॉर्ड किए, हालांकि वे इतने क्षीण थे कि उन्हें समझना मुश्किल था। कभी-कभी उसे एक महिला की कराहने की आवाज सुनाई देती और कभी-कभी एक भयानक चीख जो उसके कानों में गूंजती रहती थी। ईएमएफ डिटेक्टर भी जब जब आकृति दिखाई देती, तब तब उच्च रीडिंग देता था, जो अलौकिक उपस्थिति का एक अचूक संकेत था।
उसने अपनी नींद खो दी। उसका दिमाग लगातार आईने में दिखाई देने वाली चीजों और उनके पीछे के वैज्ञानिक स्पष्टीकरणों के बारे में सोचता रहता था। लेकिन अब वैज्ञानिक तर्क भी कम पड़ रहे थे। वह जानता था कि वह कुछ ऐसा सामना कर रहा है जिसे केवल विज्ञान से समझा नहीं जा सकता। उसने इंटरनेट पर पुराने आईनों, प्राचीन शापों और उनमें छिपे रहस्यों के बारे में पढ़ना शुरू किया, लेकिन कुछ भी संतोषजनक नहीं मिला जो उसके अनुभव को पूरी तरह से समझा सके। एक रात जब वह आईने के सामने खड़ा था, तो उसे अपनी परछाई में वह आकृति फिर से दिखाई दी। इस बार वह आकृति सीधे उसकी ओर देख रही थी और उसे लगा कि वह अपनी आंखें मिचमिचा रही है, जैसे उसे परख रही हो। रोहन ने डर के मारे एक कदम पीछे लिया, लेकिन उसके पैर जमीन से चिपक गए। तभी उसे आईने में अपनी परछाई का हाथ हिलता हुआ दिखाई दिया, लेकिन यह उसके अपने हाथ का हिलना नहीं था। उसकी परछाई का हाथ उसकी ओर उठा, उसकी उंगलियां फैलने लगीं, जैसे वह उसे छूने की कोशिश कर रहा हो, उसे अपनी ओर खींचने की। रोहन ने अपनी आंखें कसकर बंद कर लीं और जब उसने उन्हें खोला तो सब कुछ सामान्य था, लेकिन कमरे में एक अजीब सी भारीपन थी। इस बार डर उसकी रीढ़ में समा गया था। उसका ईएमएफ डिटेक्टर जोर जोर से बीप कर रहा था और डीएआर मशीन पर एक तेज चीखने जैसी आवाज रिकॉर्ड हुई थी जो उसके दिल को दहलाने वाली थी। रोहन को अब यकीन हो गया था कि यह सिर्फ उसकी कल्पना नहीं है, बल्कि एक वास्तविक दुर्भावनापूर्ण उपस्थिति है जो उसके साथ खेल रही थी। रोहन ने आईने को ढकने की कोशिश की, पहले एक चादर से, फिर एक मोटे कंबल से, लेकिन हर बार जैसे ही वह आईने को ढकता, उसे एक तेज बर्फीली हवा का झोंका महसूस होता, जिससे उसकी हड्डियों तक ठंडक पहुंच जाती और फिर कंबल अपने आप नीचे गिर जाता। आईना पहले जैसा ही खुला रहता, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे देखना चाहती हो। उसके उपकरण भी इस दौरान असामान्य व्यवहार करते थे, जैसे बैटरी अचानक खत्म हो जाना, स्क्रीन पर अजीबोगरीब पैटर्न दिखाई देना या रिकॉर्डर का अपने आप चालू बंद होना। उसने कोशिश की कि वह आईने को कमरे से बाहर फेंक दे, लेकिन उसे हिलाने की हर कोशिश बेकार गई। आईना अपनी जगह से टस से मस नहीं हुआ, जैसे वह जमीन में गाड़ा गया हो। उसे लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे वहीं जकड़ कर रखी हुई है। यह एहसास उसे पागल कर रहा था। उसकी रातों की नींद हराम हो चुकी थी। उसने अपने एक पुराने दोस्त अमित को फोन किया, जो खुद भी पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन में दिलचस्पी रखता था और ऐसे मामलों में रोहन की मदद करता था। अमित ने उसकी बात ध्यान से सुनी और इस बार उसकी आवाज में गंभीरता थी। यह सामान्य नहीं है रोहन, अमित ने कहा। यह आईना ऊर्जा का एक स्रोत है, शायद किसी आत्मा के लिए एक पोर्टल, या उससे भी बुरा, एक ऐसी चीज जो दूसरी दुनिया से जुड़ी हुई है। अमित ने उसे कुछ उपाय बताए, जैसे पवित्र धागा बांधना या धूप जलाना, लेकिन रोहन जानता था कि यह सब काम नहीं आने वाला। उसे एक वैज्ञानिक समाधान की जरूरत थी, या कम से कम एक ऐसा तरीका जिससे वह इस घटना को समझ सके और इसे हमेशा के लिए रोक सके। अमित ने उसे सलाह दी कि वह घर के इतिहास और आईने के बारे में और जानकारी जुटाए, खासकर उन प्राचीन ग्रंथों या किंवदंतियों के बारे में जो ऐसे आईनों से संबंधित हों। जैसे जैसे पूर्णिमा का दिन करीब आ रहा था, घर में अजीबोगरीब घटनाएं और तेज होती जा रही थीं। रोहन अब केवल आईने में ही नहीं, बल्कि अपने आसपास भी उस उपस्थिति को महसूस करने लगा था। कभी कभी उसे लगता जैसे कोई उसके कंधे पर हाथ रख रहा हो या कोई उसके पीछे खड़ा हो। उसके मोशन सेंसर कैमरे अब खाली जगहों पर भी ट्रिगर होने लगे थे,
और कभी-कभी उसे फुटेज में एक हल्की सी धुंधली आकृति दिखाई देती थी, जो कुछ ही क्षणों में गायब हो जाती थी। उसकी रातें चीखों और फुसफुसाहटों से भरी होती थीं और दिन का चैन भी छिन चुका था। उसकी मानसिक स्थिति बिगड़ रही थी, लेकिन एक रिसर्चर होने के नाते वह हार मानने को तैयार नहीं था। वह हर अजीब घटना को रिकॉर्ड करता रहा, हर रीडिंग को नोट करता रहा, यह समझने की कोशिश में कि यह शक्ति क्या चाहती है। एक तूफानी रात थी, बिजली कड़क रही थी और हवाएं जोरों से चल रही थीं, जैसे प्रकृति भी इस भयावहता का हिस्सा बन गई हो। रोहन अपने कमरे में बैठा था, अपने उपकरणों को देखता हुआ, और आईने पर उसकी नजर बार बार जा रही थी। उसे लगा कि आईने का शीशा पहले से कहीं ज्यादा काला हो गया है और उसमें कुछ चमक रहा है, एक नीली काली रोशनी। उसके ईएमएफ डिटेक्टर की रीडिंग उच्चतम स्तर पर पहुंच चुकी थी और डीएआर मशीन पर अजीब और गरीब अमानवीय आवाजें रिकॉर्ड हो रही थीं, जैसे कोई बहुत दूर से चीख रहा हो। वह हिम्मत जुटाकर आईने के पास गया। उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन उसका मन कुछ जानने की चाह में बेचैन था। इस बार उसे अपनी परछाई के साथ साथ अपनी परछाई के ठीक पीछे एक पूरी दुनिया दिखाई दी। यह उसका ही कमरा था, लेकिन विकृत और भयावह, एक भयानक समानांतर आयाम। दीवारें टूटी हुई थीं, फर्नीचर जला हुआ था और हवा में राख की गंध तैर रही थी, एक ऐसी गंध जो मृत्यु और विनाश की कहानी कह रही थी। हर चीज धूल और कालिक से ढकी हुई थी, जैसे कोई प्राचीन आपदा यहां घटित हुई हो। और उस दुनिया में ठीक उसकी परछाई के पीछे वही आकृति खड़ी थी। इस बार उसका चेहरा स्पष्ट था। वह एक जवान महिला थी। उसके बाल बिखरे हुए थे, उसकी आंखें सूजी हुई थीं और उसके चेहरे पर गहरा दर्द और गुस्सा था, जो उसकी आत्मा से निकल रहा था। उसके होंठ हिले और रोहन को एक धीमी, कांपती हुई आवाज सुनाई दी, जो उसके दिमाग में गूंज रही थी। तुम मुझे आजाद करो, बदला लो। आवाज सुनकर रोहन के रोंगटे खड़े हो गए। उसके तापमान संवेदक ने कमरे के तापमान में तेजी से गिरावट दर्ज की, जो लगभग फ्रीजिंग पॉइंट तक पहुंच गई थी, जिससे कमरे में धुंध सी छा गई। वह पीछे हटने लगा, लेकिन उसे लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे आईने की ओर खींच रही है। उसके शरीर पर दबाव महसूस हुआ। महिला की आकृति ने अपना हाथ आईने के शीशे पर रखा और रोहन ने देखा कि आईने की सतह पर एक तरल पदार्थ जैसा फैल रहा था, जैसे शीशा पिघल रहा हो या कोई अदृश्य रसायन उसे गला रहा हो। महिला का हाथ धीरे धीरे शीशे से बाहर निकलने लगा। उसकी उंगलियां लंबी और पतली थीं और उसकी त्वचा पर काले जले हुए निशान थे, जैसे उसे यंत्रणा दी गई हो। रोहन चीखा, लेकिन उसकी आवाज दिली उसके गले में ही फंस गई, एक दबी हुई कराह। उसने पीछे हटने की और भी कोशिश की, लेकिन उसके पैर जमीन पर जमे हुए लग रहे थे, जैसे किसी अदृश्य बंधन में बंधे हों। महिला का आधा हाथ आईने से बाहर आ चुका था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जो उसे अपनी ओर खींच रही थी, एक भयानक चुंबकीय खिंचाव। डर के मारे रोहन ने अपनी आंखें बंद कर ली। उसे लगा जैसे उसका शरीर ठंडा होता जा रहा है। उसकी त्वचा पर बर्फ जमने लगी है और उसकी नसें जम रही हैं। जब उसने हिम्मत करके अपनी आंखें खोलीं, तो महिला का हाथ पूरी तरह से आईने से बाहर आ चुका था। वह हाथ अब उसकी ओर बढ़ रहा था, उसके चेहरे को छूने के लिए, उसे अपनी दुनिया में खींचने के लिए। रोहन ने अपनी पूरी ताकत लगाई और एक तरफ हट गया, जिससे महिला का हाथ उसके चेहरे से बस इंच भर दूर से गुजरा। उसकी उंगलियों के नाखून लंबे और नुकीले थे, जैसे किसी शिकारी के पंजे हों। रोहन को एहसास हुआ कि यह कोई सामान्य आत्मा नहीं है, यह एक दुर्भावनापूर्ण शक्ति है जो उसे अपनी दुनिया में खींचना चाहती है, उसे अपने बदले का साधन बनाना चाहती है। उसने कमरे से भागने की कोशिश की,
लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया, जैसे अदृश्य हाथों ने उसे बाहर निकलने से रोक दिया हो। अब वह पूरी तरह से फंसा हुआ था। अब रोहन को पता था कि उसे इस अदृश्य दुश्मन का सामना करना होगा, और केवल वैज्ञानिक उपकरणों से ही नहीं, बल्कि प्राचीन ज्ञान से भी। वह अपनी रिसर्च स्किल्स का इस्तेमाल करते हुए घर के इतिहास को खंगालने लगा। उसने अपने लैपटॉप पर घर से जुड़े हर दस्तावेज, हर पुरानी अखबार की कतरन और हर किंवदंती को छानना शुरू किया। उसने अमित को भी इस बारे में और जानकारी जुटाने को कहा। कई दिनों की रिसर्च के बाद उसे एक पुराने बक्से में एक जीर्ण शीर्ण डायरी मिली, जो उसी मकान के एक पूर्व मालिक, एक जादूगर इंद्रजीत की थी, जो सदियों पहले यहां रहता था। डायरी में लिखा था कि यह आईना एक प्राचीन अनुष्ठान से जुड़ा था, जिसे एक आत्मा को फंसाने के लिए इस्तेमाल किया गया था। वह आत्मा एक महिला की थी, जिसका नाम लावण्या था, जो एक स्थानीय गांव की खूबसूरत नर्तकी थी। जादूगर इंद्रजीत लावण्या से शक्ति चाहता था, और उसने उसे प्रेम का नाटक करके इस आईने में कैद कर दिया था, ताकि उसकी आत्मा की शक्ति का इस्तेमाल कर सके और अमर हो सके। लावण्या ने इंद्रजीत से सच्चा प्रेम किया था, लेकिन वह केवल उसकी आत्मा की शक्ति चाहता था, उसे एक औजार की तरह इस्तेमाल करना चाहता था। डायरी में यह भी लिखा था कि अगर कोई इस आईने के करीब आता है, तो लावण्या की आत्मा उस व्यक्ति के शरीर में प्रवेश करने की कोशिश करती है, ताकि वह आजाद हो सके और उस जादूगर से बदला ले सके जिसने उसे धोखा दिया था। जादूगर ने अपनी मृत्यु से पहले आईने को इस तरह से अभिशप्त किया था कि लावण्या की आत्मा केवल पूर्णिमा की रात को ही पूरी तरह से शक्तिशाली हो सकती थी, और उसे केवल कुछ दुर्लभ सामग्री और विशेष मंत्रों से ही मुक्त किया जा सकता था। डायरी में उस अनुष्ठान को तोड़ने का भी जिक्र था, लेकिन उसके लिए कुछ दुर्लभ सामग्री और एक पूर्णिमा की रात की जरूरत थी। रोहन ने उन दुर्लभ सामग्री को इकट्ठा करने के लिए दिन रात एक कर दिया। उसे एक प्राचीन जड़ी बूटी, जिसे मोक्ष घास कहा जाता था, जो किसी मृत आत्मा को शांति प्रदान करती थी, एक विशेष धातु का टुकड़ा, जिसे आत्मा बंधक कहा जाता था, जिसे इंद्रजीत ने लावण्या को कैद करने के लिए इस्तेमाल किया था, और जिसे तोड़ना लावण्या की मुक्ति के लिए महत्वपूर्ण था, और कुछ पवित्र अवशेषों, एक प्राचीन मंदिर से लाए गए जो सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर थे, की तलाश थी। हर चीज ढूंढना एक चुनौती थी, क्योंकि वह शहर से बहुत दूर था और ये चीजें आसानी से उपलब्ध नहीं थीं। उसे गांव के सबसे बूढ़े वैद्य से मोक्ष घास के बारे में पता चला, और एक प्राचीन कलाकृतियों के डीलर से आत्मा बंधक धातु के टुकड़े का पता मिला, जो अब एक संग्रहालय में था। पवित्र अवशेषों को खोजने के लिए उसे कई प्राचीन मंदिरों की यात्रा करनी पड़ी। इस दौरान आईने में कैद लावण्या की आत्मा और भी आक्रामक हो गई थी। वह अब सिर्फ आईने तक सीमित नहीं थी, उसकी परछाई कभी-कभी रोहन के कमरे में भी दिखाई देने लगी थी। कभी-कभी तो वह रोहन के बिल्कुल पास से गुजरती थी, जिससे उसे बर्फीली ठंडक महसूस होती थी। चीजें अपने आप गिरने लगती थीं। हल्की फुसफुसाहटें अब स्पष्ट चीखों और रोंगटे खड़े कर देने वाली हंसी में बदल गई थीं, और उसे हर कोने में उस महिला की दर्द भरी आहटें और उसके रोने की आवाजें सुनाई देती थीं। एक बार जब वह सो रहा था, तो उसे लगा जैसे कोई उसके सीने पर बैठा है और उसका गला दबा रहा है। वह घबरा कर उठा और देखा कि आईने से लावण्या का चेहरा उसकी ओर घूर रहा था। उसकी आंखें लाल थीं और उसके होंठ बुदबुदा रहे थे। तुम उसे खोजो,
जो मुझे कैद किया उसे मारो। रोहन को समझ आ गया कि लावण्या केवल मुक्ति नहीं चाहती, वह बदला भी चाहती है, और अगर वह उसके शरीर में प्रवेश कर गई तो वह उसे अपने बदले का माध्यम बनाएगी। यह दौड़ अब समय के खिलाफ थी। आखिरकार पूर्णिमा की रात आ गई, जो मुक्ति या पूर्ण विनाश की रात थी। रोहन ने उन सभी सामग्री को इकट्ठा कर लिया था। हर एक चीज उसकी आत्मा को शांत करने वाली और एक नई उम्मीद देने वाली थी। उसके हाथ पैर कांप रहे थे, लेकिन उसके अंदर एक दृढ़ निश्चय था। उसे पता था कि यह उसकी आखिरी रात हो सकती है। या तो वह उस आत्मा से छुटकारा पाएगा और उसे मुक्ति दिलाएगा, या वह खुद हमेशा के लिए उस आईने में कैद हो जाएगा, लावण्या के बदले का हथियार बन जाएगा। उसने डायरी में लिखे अनुष्ठान के अनुसार कमरे के बीच में एक बड़ा जटिल घेरा बनाया, जिसमें कुछ विशिष्ट प्रतीक उकेरे गए थे, जो प्राचीन काल में आत्माओं को बांधने और मुक्त करने के लिए इस्तेमाल होते थे। उसने मोक्ष घास को जलाया, जिससे एक अजीब सी लेकिन शांत करने वाली और पवित्र गंध कमरे में फैल गई, जो उस पुरानी घुटन भरी महक को काट रही थी। उसने आत्मा बंधक धातु के टुकड़े को घेरे के ठीक बीच में रखा और पवित्र अवशेषों को अपने चारों ओर रख लिया, जिससे एक सुरक्षात्मक ऊर्जा क्षेत्र बन गया। आईना अब पहले से कहीं ज्यादा चमक रहा था, जैसे उसमें आग लगी हो, और उसकी सतह पर लावण्या की दर्द भरी छवि स्पष्ट दिखाई दे रही थी, जो पहले से कहीं ज्यादा क्रोधित और व्याकुल थी। वह चीख रही थी और अपने हाथों से शीशे को पीट रही थी, जैसे अंतिम बार आजाद होने की कोशिश कर रही हो, अपनी पूरी शक्ति से। रोहन ने डायरी में दिए गए प्राचीन मंत्रों का जाप करना शुरू किया। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन उसने खुद को शांत रखने की कोशिश की, अपने मन को एकाग्र किया। जैसे ही उसने मंत्रों का जाप किया, आईने में कैद लावण्या की चीखें तेज हो गईं, एक भयावह गड़गड़ाहट में बदल गईं, जो पूरे घर में गूंज रही थी। आईना बुरी तरह से हिलने लगा और कमरे की हर चीज हिलने लगी थी, जैसे कोई भूकंप आ गया हो। अलमारियों से किताबें गिरी, तस्वीरें टूट गईं। रोहन को लगा जैसे जमीन उसके पैरों के नीचे से खिसक रही हो, जैसे वह किसी अनजाने शून्य में गिर रहा हो। लावण्या की आकृति ने एक बार फिर अपना हाथ आईने से बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन इस बार जैसे ही उसका हाथ बाहर आया, वह जलने लगा और एक काली धुंध में बदल गया, जैसे कोई अदृश्य अग्नि उसे भस्म कर रही हो, उसे शुद्ध कर रही हो। रोहन मंत्रों का जाप करता रहा, अपनी सारी शक्ति लगाकर। उसकी आंखों में दृढ़ संकल्प था, उसके शरीर से पसीना बह रहा था, लेकिन उसने अपनी एकाग्रता नहीं खोई। लावण्या की चीखें एक भयानक दहाड़ में बदल गईं और फिर धीरे धीरे कम होने लगी। एक दर्दनाक मुक्ति की आवाज, जो अब चीख नहीं बल्कि एक विदाई जैसी थी। आईने में उसकी आकृति धुंधली पड़ने लगी और अंत में एक हल्की शुद्ध रोशनी में बदल गई, जो धीरे धीरे विलीन हो गई, जैसे वह कहीं और जा रही हो। काले धुएं के गुबार आईने से निकलकर कमरे में फैल गए, जिससे रोहन को सांस लेने में दिक्कत होने लगी। लेकिन इस बार धुएं में एक अजीब सी शांति और मुक्ति की गंध थी, जो उसकी आत्मा को सुकून दे रही थी। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और जाप जारी रखा, जब तक कि उसे पूरी तरह से शांति महसूस नहीं हुई, जब तक उसके उपकरणों की रीडिंग शून्य नहीं हो गई। कुछ देर बाद एक तेज चमक हुई और फिर सब कुछ शांत हो गया, जैसे तूफान के बाद की खामोशी। जब रोहन ने अपनी आंखें खोलीं, तो उसने देखा कि आईना अभी भी अपनी जगह पर था,
लेकिन उसका शीशा टूटकर चकनाचूर हो गया था और बस उसका खाली नक्काशीदार फ्रेम बचा था। महिला की आकृति गायब हो चुकी थी। अब हवा में न तो पुरानी घुटन भरी गंध थी और न ही तापमान में कोई गिरावट। सब कुछ सामान्य था, लेकिन एक अजीब सी ताजगी महसूस हो रही थी। रोहन जमीन पर गिर पड़ा, थक कर चूर, लेकिन एक अजीब सी विजय भावना उसके अंदर थी। वह पसीने से लथपथ था और उसका दिल जोरों से धड़क रहा था, लेकिन यह डर नहीं बल्कि राहत की धड़कन थी। उसने उस भयानक रात को जीत लिया था और एक आत्मा को उसकी पीड़ा से मुक्त कराया था। अगले दिन उसने टूटे हुए आईने के फ्रेम को उठाकर घर के पीछे एक गहरे गड्ढे में दफना दिया और उसके ऊपर कुछ पवित्र सामग्री छिड़क दी, ताकि कोई भी शक्ति फिर से इस पर अपना कब्जा न कर सके और लावण्या की आत्मा शांति से रहे। उसने घर की अच्छी तरह से सफाई करवाई और अब कमरा फिर से सामान्य लगने लगा था, जैसे वह कभी प्रेत बाधित हुआ ही न हो। वह उस घर में रहा और अपनी रिसर्च जारी रखी, लेकिन उसका जीवन अब कभी पहले जैसा नहीं रहा। हर रात जब वह सोने जाता तो उसे कभी कभी हवा में एक हल्की सी पुरानी गंध महसूस होती और कभी कभी उसे लगता जैसे किसी की आंखें उसे अंधेरे में देख रही हैं। लेकिन इस बार यह डर नहीं था, बल्कि एक अजीब सी संतुष्टि थी कि उसने एक आत्मा को मुक्ति दिलाई थी और उसने अपने शोध में एक नया आयाम खोज लिया था। आईने की दुनिया का दरवाजा शायद बंद हो गया था, लेकिन उसकी यादें और उसका डर रोहन के दिल में हमेशा के लिए कैद हो गए थे, एक भयानक याद के रूप में जो उसे बताती है कि कुछ चीजें बंद ही रहें तो बेहतर है और कभी कभी सच्चाई कल्पना से कहीं ज्यादा भयानक हो सकती है, लेकिन उसे समझने की हिम्मत करना ही सच्चा शोध है।